Sri Dhirubhai Ambani represented a strong mind which propagated that having a small aim is a crime. He started Reliance with 1,000 rupees and proved that an ordinary Indian can create a world-class enterprise in his lifetime. दोस्तों, आपने काफी सारे कोर्सेज देखे होंगे जो कहते हैं कि हम आपको इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट और पैसा ग्रो करना सिखाएंगे, लेकिन इन कोर्सेज का प्राइस काफी हाई होता है और इनमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। इसीलिए ज़ेरोधा ने एक जबरदस्त इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे वो हर किसी को इंडिया में फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं। वार्सिटी लाइफ इंडिया का पहला लर्न बाय डूइंग एक्सपीरियंस है जो आपको अपने वेल्थ को ग्रो करने में मदद करेगा। तो आज ही रजिस्टर करो इस हफ्ते के फ्री क्लास के लिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी की कहानी शुरू होती है 1958 में, जब वो सिर्फ 26 साल के थे। उस वक्त उन्होंने यमन के एक पेट्रोल पंप पर क्लर्क की नौकरी शुरू की थी, जहां उनका काम था पेट्रोल का हिसाब रखना और कस्टमर्स की मदद करना। लेकिन धीरूभाई अंबानी सिर्फ एक आम क्लर्क नहीं थे। जब बाकी लोग अपना काम करके घर चले जाते थे, धीरूभाई बाजारों में घूमते थे, लोगों से बातें करते थे और यमन के ट्रेडिंग के तरीके समझने की कोशिश करते थे। जहां बाकी लोगों को लगता था कि धीरूभाई सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, बहुत कम लोग ये जानते थे कि उनका ये शौक उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे कहते हैं, वक्त का सही इस्तेमाल वही करते हैं जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। और धीरूभाई का ये जुनून उन्हें ऐसी ऊंचाइयों तक ले गया जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो सवाल ये है कि धीरूभाई ने लोगों से बातचीत करके ऐसा क्या सीख लिया? दोस्तों, यमन की गलियों में घूमते घूमते धीरूभाई ने यह देखा कि जितने भी मसाले यमन में बिकते थे वो सब भारत से ही एक्सपोर्ट किए जाते थे। तभी उन्होंने मसालों के दाम देखकर एक हिसाब लगाया। धीरूभाई ने सोचा कि अगर भारत से 1 किलो हल्दी 10 रुपए में एक्सपोर्ट होती है और यमन में वो 50 रुपए में बिकती है तो मुनाफा कितना होगा? 40 रुपए पर किलो, यानी 400% का मार्जिन। और ये सिर्फ एक मसाले का है। अगर इलायची या लवंग जैसे मसालों का व्यापार हो तो 20 रुपए पर किलो का माल 100 रुपए में बिकता है और 50 रुपए का माल 300 रुपए में बिकता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मसालों का ज्यादा ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता था, ना ही कोई रिस्क, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक वेयरहाउस में रखा जा सकता था और मसाले कई महीनों तक खराब नहीं होते थे। और यहीं पर दोस्तों धीरूभाई अंबानी को एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा। Welcome to Bombay, a trading post for centuries, gateway to India and one of the jewels of the British Raj. तो धीरूभाई सीधा मुंबई आए क्योंकि उस समय मुंबई भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब था। और मुंबई आकर धीरूभाई ने अपना ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया जिसको धीरूभाई ने नाम दिया रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। He took up a 500 square feet space on rent at the wholesale market district at Masjid Bandar and set up his first office in India, Reliance Commercial Corporation. And with Chamakyan, he struck gold. इसी ट्रेडिंग बिजनेस के जरिए धीरूभाई ने भारत के मसालों को यमन के बाजार तक पहुंचाया जहां इनकी डिमांड आसमान छू रही थी। यहीं से दोस्तों धीरूभाई अंबानी ने पैसे कमाना शुरू किया। लेकिन यहीं पर दोस्तों भारतीय सरकार ने एक बहुत बड़ी स्कीम की घोषणा की जिसका नाम था हाई यूनिट वैल्यू स्कीम। तो चलिए पहले स्कीम को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए भूषण जी को 1000 रुपए के कपड़े इंपोर्ट करने हैं। तो पहले क्या होता था, भूषण जी सीधे पैसे देकर इंपोर्ट टैक्स भरकर अपने कपड़े मंगवा लेते थे। लेकिन इस घोषणा के बाद ये इतना आसान नहीं था। सरकार की घोषणा के बाद उन्हें पहले 1000 रुपए का सामान भारत से एक्सपोर्ट करना पड़ता था और जब भूषण जी एक्सपोर्ट करेंगे तभी उन्हें 1000 रुपए का इंपोर्ट क्रेडिट मिलता था और इस क्रेडिट को यूज करके ही वो अपना सामान इंपोर्ट कर पाते थे। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने यह भी बताया कि अफ्रीकन कंट्रीज में कॉटन के कपड़ों की डिमांड आसमान छू रही है। और यहीं पर दोस्तों धीरूभाई के पास एक जबरदस्त एडवांटेज था क्योंकि वो पहले से ही मसालों का एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके पास इंपोर्ट क्रेडिट्स की कोई कमी नहीं थी। इसका मतलब यह था कि जब बाकी व्यापारी इंपोर्ट क्रेडिट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे,
धीरूभाई अंबानी बहुत ही आसानी से कोई भी सामान इंपोर्ट कर पाते थे। तो धीरूभाई ने दो चीजें करी। पहले धीरूभाई ने कॉटन, नायलॉन और विस्कॉस इथियोपिया, सोमालिया और केन्या जैसे देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और उसके साथ साथ धीरूभाई ने एक अद्भुत कपड़ा इंपोर्ट किया जिसका नाम था पॉलिएस्टर। अब हैरानी की बात यह है कि भारत में जितने भी ट्रेडर्स थे वो सिर्फ कॉटन और सिल्क इंपोर्ट करते थे, लेकिन धीरूभाई सिर्फ पॉलिएस्टर ही इंपोर्ट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पॉलिएस्टर इंडियन टेक्सटाइल में एक रेवोल्यूशन लाने वाला है। तो सवाल यह है कि पॉलिएस्टर में ऐसी क्या खास बात थी? दोस्तों, पॉलिएस्टर में 3 ऐसी खास खूबियां थी जो उसे कॉटन से कई ज्यादा बेहतर बनाती थी। पहला, पॉलिएस्टर को इस्त्री की जरूरत नहीं होती थी। दूसरा, ये कॉटन के मुकाबले बहुत ज्यादा ड्यूरेबल था और बहुत ही जल्दी सूख जाता था, तो रोजाना के इस्तेमाल के लिए पॉलिएस्टर एक परफेक्ट चॉइस था। और तीसरी और सबसे खास बात ये थी कि पॉलिएस्टर कॉटन से सिर्फ बेहतर ही नहीं बल्कि काफी सस्ता भी था और पॉलिएस्टर बेचने में 300% का प्रॉफिट मार्जिन था। इसीलिए दोस्तों धीरूभाई ने पॉलिएस्टर इंपोर्ट करना शुरू किया। तो अब सवाल यह है कि और भी तो ट्रेडर्स पॉलिएस्टर इंपोर्ट करते थे, लेकिन फिर भी धीरूभाई ही भारत के पॉलिएस्टर किंग कैसे बने? इसका जवाब है दोस्तों ब्रांड मार्केटिंग में, और यहीं से शुरू होती है विमल की कहानी। दोस्तों, जैसे ही ट्रेडर्स ने देखा कि पॉलिएस्टर के ट्रेड में 200 से 300% का प्रॉफिट मार्जिन है, सब लोग इस बिजनेस में कूद पड़े। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में पॉलिएस्टर बेचने वाले बढ़ने लगे, वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ने लगा। और यहीं पर दोस्तों धीरूभाई ने एक बहुत बड़ी समस्या को समझा जिसका नाम था कमोडिटाइजेशन। तो चलिए कमोडिटाइजेशन को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में सारे ट्रेडर्स 20 रुपए पर किलो का चावल मंगवाते हैं और 50 रुपए पर किलो में बेचते हैं। तो अब मार्केट का रेट है 50 रुपए पर किलो। अब एक व्यापारी सोचता है कि अगर वो वही चावल 40 रुपए पर किलो में बेचे तो ज्यादा कस्टमर्स उसके पास आएंगे, और होता भी ऐसा ही है। सोचिए, अगर आपके सामने 2 दुकान हैं और दोनों एकदम सेम चावल बेच रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप वही खरीदोगे जो सस्ता हो, 40 रुपए पर किलो वाला चावल। ये देखकर बाकी व्यापारी भी अपना प्राइस गिराना शुरू कर देंगे। अगला व्यापारी 35 रुपए किलो में बेचेगा, तीसरा व्यापारी 30 रुपए पर किलो में बेचेगा, और धीरे धीरे चावल का दाम 20 रुपए पर किलो तक गिर जाएगा। और दोस्तों, जब प्राइस इतना गिर जाए तो किसी के लिए भी प्रॉफिट कमाना तो दूर की बात, खुद का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसी को कहते हैं दोस्तों प्राइस वॉर, एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर व्यापारी को अपने प्रॉफिट मार्जिन्स छोड़ने पड़ते हैं, और वो भी सिर्फ मार्केट में टिकने के लिए। ये है कमोडिटाइजेशन का प्रॉब्लम। और यही धीरूभाई अंबानी को पॉलिएस्टर के बारे में समझा कि अगर पॉलिएस्टर को एक कमोडिटी की तरह बेचा गया तो प्राइस वॉर के चक्कर में प्रॉफिट मार्जिन्स खत्म हो जाएंगे। उन्होंने देखा जैसे चावल के लिए मार्केट में प्राइस गिराने की रेस चलती है, वैसे ही पॉलिएस्टर मार्केट में भी होने वाला है। हर ट्रेडर अपना प्राइस कम करेगा और आखिर में किसी के पास भी प्रॉफिट मार्जिन्स बचेंगे ही नहीं। इसीलिए दोस्तों धीरूभाई ने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो सिर्फ कपड़ों का नहीं बल्कि भरोसे और प्रीमियम क्वालिटी का प्रतीक बन गया। इस ब्रांड ने पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया और इसका नाम था विमल क्लोथिंग। Soon he progressed from yarn trading to textiles and set up his first textile mill at Naroda. With this, a brand was born, Vimal. He was all set to change his fortune and that of India. और ये कहानी शुरू हुई 1966 में जब धीरूभाई ने 3 लाख रुपए जोड़कर एक फैक्ट्री खड़ी की। और अब देखिए क्या हुआ, और इसके लिए आज के जमाने का ही एग्जांपल लेते हैं। आज के मार्केट में 1 मीटर पॉलिएस्टर का दाम है 100 रुपए। अगर आप 2.5 मीटर पॉलिएस्टर कपड़ा खरीदोगे तो उसका टोटल कॉस्ट होता है 250 रुपए। अब अगर आप इस कपड़े को सीधा बेचेंगे मार्केट में तो ज्यादा से ज्यादा आपको 300 रुपए मिलेंगे, जिसमें आपका प्रॉफिट होगा 50 रुपए। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप इसी 2.5 मीटर पॉलिएस्टर को एक रेडीमेड शर्ट में बदल दें और उस पर वैन हुसैन जैसे प्रीमियम ब्रांड का टैग लगा दें तो वही शर्ट मार्केट में 1200 रुपए तक बिक सकती है। क्यों? क्योंकि आपने एक सिंपल रॉ मटेरियल को एक प्रीमियम फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट। पहले आप सिर्फ 50 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग के साथ ये मार्जिन सीधे 950 रुपए तक बढ़ गए। ये है दोस्तों वैल्यू एडिशन का पावर, जो एक कमोडिटी को एक प्रीमियम प्रोडक्ट में बदल देता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाते हैं।
और दोस्तों यही चीज धीरूभाई अंबानी ने विमल के लिए करी। इसी विजन के साथ धीरूभाई ने विमल को एक प्रीमियम ब्रांड बनाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए। उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके विमल के लिए टॉप सेलिब्रिटीज को साइन किया और कुछ ही महीनों में वर्ल्ड कप से लेकर टीवी सीरियल्स तक हर जगह विमल के एड्स गूंजने लगे। विमल का नाम हर घर में एक ऐसे ब्रांड के रूप में छा गया जो भरोसे और प्रीमियम क्वालिटी का प्रतीक बन चुका था। The World Cup final in Calcutta. सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। और यही धीरूभाई अंबानी की एंट्री ये आगाज हो रहा था रिलायंस का पहली बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर और कहां पर भारत में। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी धीरूभाई को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स विमल के कॉम्पिटिटर्स को सपोर्ट करते थे और विमल को जानबूझकर इग्नोर करते थे। लेकिन धीरूभाई ने इस कठिन परिस्थिति में भी एक नया मौका ढूंढा। और वो कहते हैं ना, जो लोग तूफानों में रास्ता ढूंढते हैं वही इतिहास लिखते हैं। और धीरूभाई ने इसी तूफान में एक रास्ता ढूंढा और ये रास्ता क्या था? डायरेक्ट टू रिटेल मॉडल। दोस्तों धीरूभाई ने एक रेवोल्यूशनरी सोच अपनाई जिसमें उन्होंने मिडिलमैन को सीधा साइडलाइन कर दिया और सीधा रिटेलर को कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। अब जरा गौर से सुनिए। आमतौर पर कपड़े मार्केट में एक फिक्स्ड तरीके से पहुंचते हैं। पहले ब्रांड कपड़ा मैन्युफैक्चर करता है और उसे होलसेलर को बेचता है। फिर होलसेलर इस कपड़े को रिटेलर को बेचता है और फिर ये रिटेलर इस कपड़े को कस्टमर तक पहुंचाता है। अब समझते हैं इसका प्राइस ब्रेकडाउन। मान लो एक शर्ट बनाने का खर्चा है 300 रुपए। ब्रांड होलसेलर उस शर्ट को 600 रुपए में बेचता है और फिर होलसेलर उसे रिटेलर को 900 रुपए में बेचता है और रिटेलर वही शर्ट कस्टमर को 1200 रुपए में बेचता है। मतलब मिडिलमैन के कारण प्राइस लगभग 4 गुना बढ़ जाती है। तो धीरूभाई ने सोचा क्यों ना मिडिलमैन को हटाकर अपने कपड़े डायरेक्टली रिटेलर और कस्टमर्स तक पहुंचा दे। यानी 300 रुपए का कपड़ा रिटेलर आज 900 रुपए में खरीदकर 1200 रुपए में बेचता है। लेकिन अगर विमल ने डायरेक्टली रिटेलर को 700 रुपए में बेचा और रिटेलर ने इस कपड़े को कस्टमर को 1100 रुपए में बेचा तो सबका फायदा होता है। विमल को 300 की जगह 400 का प्रॉफिट होता है, रिटेलर को 300 की जगह 400 का प्रॉफिट होता है और साथ ही साथ कस्टमर्स को 100 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाता है। और इसी के साथ धीरूभाई ने एक और कदम उठाया। धीरूभाई ने अपने खुद के एक्सक्लूसिव शोरूम्स खोल दिए और जैसे ही मार्केट में विमल के कपड़े आए, कस्टमर्स ने विमल को इतना प्यार दिया कि 1980 तक रिलायंस के कपड़े 20 कंपनी ओन्ड शोरूम्स, 600 फ्रेंचाइजीज और 20,000 रिटेल स्टोर्स तक पहुंच चुके थे। और दोस्तों इसी स्ट्रैटेजी के साथ रिलायंस का बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ा कि 1980 तक रिलायंस ने 240 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। सोचिए एक आम आदमी जो सिर्फ 8वीं तक पढ़ा हो वो भारत का पॉलिएस्टर किंग बन गया। यह है दोस्तों धीरूभाई अंबानी की कहानी और इस कहानी से हमें 3 बिजनेस लेसन सीखने मिलते हैं। लेसन नंबर 1, हर समस्या के अंदर एक मौका छुपा होता है। अगर आपका नजरिया सही हो तो वही रुकावट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और इस कहानी में हमने देखा कि धीरूभाई ने हर मुश्किल को एक मौका समझा। जब बाकी ट्रेडर्स पॉलिएस्टर के प्राइस वॉर में फंस गए थे, धीरूभाई ने अपने प्रोडक्ट को एकदम प्रीमियम ब्रांड बनाकर उनका प्रॉफिट और मार्केट शेयर दोनों बचा लिया। लेसन नंबर 2, ब्रांडिंग एक प्रोडक्ट के सेल्स के साथ साथ कस्टमर्स के साथ एक कनेक्शन बनाती है जो कस्टमर्स के दिल और मार्केट शेयर दोनों पर राज करती है। और इस कहानी में हमने देखा कि धीरूभाई ने विमल को एक कमोडिटी के बजाय एक एस्पिरेशनल ब्रांड बनाया जो भरोसे और प्रीमियम क्वालिटी का प्रतीक बना। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे हम कहते हैं हर समस्या में जैसे एक मौका छुपा होता है, वैसे ही हर मौके के साथ एक समस्या भी आ सकती है। और धीरूभाई ने यही किया, हर मौके के पीछे छिपे रिस्क को समझा और अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। इसीलिए वो अपने समय के सबसे सफल व्यापारी बन पाए। ये है दोस्तों धीरूभाई अंबानी की कहानी एंड आई जस्ट होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस केस स्टडी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये बिजनेस केस स्टडी पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और इकोनॉमिक्स सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Bye bye.